हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिरेकल क्लासेस क्लास 10 सीबीएसई रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज की जो प्लानिंग है वो इंडिया में कैसे की जाती है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व। रिसोर्सेज प्लानिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स यानी एक जटिल प्रक्रिया है। रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, उसको मैनेज करना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है। उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं पहले हम देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। पहले रिसोर्सेज जो भी कंट्री में अवेलेबल है उनका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उनको पहचान करनी पड़ेगी कहाँ कहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज का स्टॉक अवेलेबल है, और उसमें सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी। सर्वे, मैपिंग क्वालिटी बेसिस पे और क्वांटिटिव एस्टिमेट भी हमें लगाना पड़ेगा। और सेकंड स्टेप होगी इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। हमें पूरा एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बेस पे कि कंट्री में जहाँ जहाँ पे भी रिसोर्सेज का स्टॉक है उसका मैनेजमेंट हम टेक्निकली किस तरह से करें कि हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें और इन फ्यूचर हम उसके लिए स्टॉक रख सकें। थर्ड स्टेप है मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जो रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट प्लान है उसको किसके साथ मैच करना, ओवरऑल जो प्लान्स हैं इंडिया की कंट्री के दूसरे किसी सेक्टर के लिए, इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए, उनके कंपैरिजन में, इकोनॉमिकल प्लानिंग के कंपैरिजन में आपको जो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का प्लान है उसको भी क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तीन स्टेप हो गए। पहला हमें अप्रोप्रिएट तरीके से रिसोर्सेज कहाँ है ये पता लगाना पड़ेगा। दूसरा फिर है इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे हमें उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए प्लानिंग और स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो हमें जो इकोनॉमिकल प्लानिंग है इंडिया की कंट्री की उसके साथ हमारे इन प्लान्स को मैच करना पड़ेगा, ताकि उनको मैच करते हुए कंपैरेटिवली हम वो बेनिफिट ले सकें जो हमने प्लान्स में लिए हैं। इंडिया हैज़ मेड कंसर्न्ड एफर्ट ऑफ द अचीविंग द गोल्स रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंट। पहली बार जब 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ तब से इंडिया जो है किस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहा है, अचीविंग द गोल रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग के गोल्स जो हमने टारगेट किए हैं या हमने सेटअप किए हैं उनको अचीव करने के लिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी रीजन के लिए आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज की। बट मे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ corresponding changes in the technology and institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in the economically backward region. On the country, there are some regions which have poor resources base, but they are economically development. हमने कंट्री वाइज अगर देखें तो कुछ एरिया जो है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज या किसी भी टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, फिर भी उस एरिया का डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाया है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया है जितना डेवलपमेंट अगर अपन देखें दूसरी किसी और क्षेत्र में जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट वहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है बट उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उस एरिया का, उस रीजन का अच्छे से हो गया है। तो हमने इंडिया में देखा है कि कई बार रिसोर्सेज का होना डेवलपमेंट होगा, इस बात का प्रमाण नहीं है कि यहाँ पे अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो रीजन या वो एरिया या वो क्षेत्र ज़्यादा डेवलप्ड होगा। कई बार जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बावजूद इसके वो एरिया डेवलप्ड, इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है। The history of colonization reveals the rich resources colonized were mere attraction of the foreign invader. It was primarily the higher level of technological development and colonizing countries that helped them to exploit resources of the region of establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied
by the appropriate technology development and institutional changes. India has experienced all these different phases of colonialism. इंडिया ने कॉलोनिज्म का मतलब है कि जहाँ पे विदेशी कंपनियाँ आके या कोई और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आके अपना रूलिंग करने लग जाए, अपना इस्टेब्लिश कर ले, अपना पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर ले, और उस एरिया में जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करने लगे, उसका टेक्नोलॉजिकली यूज़ करने लगे। तो ये इन सारे फेसेस को इंडिया ने देख चुका है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी तो उसके बाद बहुत सारे फेसेस में हमने ये चीज़ देखी है कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। देयरफॉर इन इंडिया development in general, resources development in particular, does not only involve the availability of resources but also the technological quality of human resources and the historical experience of people. केवल हमारे पास रिसोर्सेज हो जाना ही पर्याप्त नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज भी उतना होना चाहिए, हमारे पास ह्यूमन मैन पावर भी ऐसी होनी चाहिए कि हम उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन, टेक्निकल यूटिलाइजेशन कर सकें। Conservation of resources. Resources are vital for any development activity, but irrational consumption and over-utilization of resources may lead of socio-economic and environmental problem. Resources किसी भी development के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, but कई बार उसका over-utilization, कई बार over-utilization जो है वो और कंजप्शन जो है, इरेशनल कंजप्शन जो है, उसकी वजह से जो सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना ज़रूरी होता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके एरिया में अगर एक पार्क है, एक ग्रीन एरिया है, और वहाँ पे अगर पब्लिक एंट्रेंस को अगर आपने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो उस एरिया में क्या हुआ, धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगेंगे, और जो नेचुरल फिनोमिना है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ही होगा। इसलिए उन एरिया को, उन सब चीज़ों को, जो रिसोर्सेज हमारे पास कम मात्रा में है या बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, उनका हमें कंजर्वेशन करना ज़रूरी होगा। there is a enough for everybody need and not for anybody greed. He placed the greedy and the selfish individuals and exploitative nature of the modern technology as per root cause for resources depletion in the global level. He was against mass production and wanted to replace with the production by masses. ये गांधी जी के द्वारा कही गई बात है कि एक जो रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं, ग्रीडी मतलब एक लालचीपना जो होता है, उसकी वजह से हम क्या है कि जो पूरा रिसोर्सेज हैं, हम हमारी स्वार्थ के लिए, हम हमारी ज़रूरतों के लिए नेचर जो है, नेचर के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो 1968 में जो और फिर 1974 में गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी, गांधी जी की जो फिलोसॉफी थी उसको एक्सेप्ट किया गया। अब रिसोर्सेज में हम बात कर लेते हैं लैंड रिसोर्सेज की। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिकल एक्टिविटी एज ऑन लैंड एंड वी यूज इन डिफरेंट वेज। दस द लैंड इज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ almost important sprint है। it support naturally vegetation, wildlife, human life, economical activity, transport and communication system. However, there is an assets of finite magnitude, therefore it is important to use of available land of various purpose with the careful planning. लैंड जो है हमारे पास है, जो ज़मीन है, उस लैंड का भी हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। लैंड रिसोर्सेज जो है, यदि हमने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया, अगर हमने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया और विद प्लानिंग यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो हमें कई बार उन चीज़ों के लिए नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर द varieties of relief features, namely mountains, plateaus, plain, isolate. About 43% of land
आर इज प्लेन, ये देखिए, विच प्रोवाइड द फर्टिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. माउंटेन अकाउंट फॉर द 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड इंश्योर द पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. About 27% of area of the country is plateau region. हम देखेंगे परसेंटेज वाइज तो 43% जो लैंड है वो क्या है हमारे पास, प्लेन है. 30% एरिया जो है वो किस तरह का है, पेरेनियल फ्लो, जहाँ पे रिवर्स वगैरह जो है उस तरह. और 27% जो हमारे पास है वो क्या है, प्लेटू है, प्लेटू रीजन. तो हमारे पास जो अवेलेबल लैंड है उसमें कई वेराइटीज़ की लैंड है. इसकी वजह से हमें लैंड का भी बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी हम उसको रेजिडेंस यूज़ में भी ले सकें, एग्रीकल्चर यूज़ में भी ले सकें, कॉमर्शियल यूज़ में भी हम उसको काम में ले सकें. इट possesses rich reserve for minerals and fossil fuel or forest. लैंड का यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस. लैंड के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किन किन पर्पस के लिए होता है, फॉरेस्ट के लिए, कल्टीवेशन के लिए, फॉरेस्ट कल्टीवेशन, ग्रेजिंग लैंड यानी चारा वगैरह के लिए जो ज़मीन होती है वो, अनकल्टीवेशन लैंड, फॉलो लैंड, करंटली फॉलो लैंड लेफ्ट विदाउट द, फॉलो का मतलब है जो खाली ज़मीन छोड़ देते हैं अपन, कल्टीवेशन जिसमें खेती नहीं करते. नेट सो एरिया, जितना हम खेती बाड़ी करने के लिए या उसको एग्रीकल्चर क्रॉप जो होती है उसको बोने के लिए हम काम में लेते हैं, उसे बोलते हैं नेट्स ऑन एरिया. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड का जो यूज़ है वो कैसा पैटर्न है इंडिया में देखेंगे. द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स such as topography, climate, soil type, as well human factors such as population density, technology, capability and culture, traditional. अगर इंडिया में लैंड का यूज़ देखा जाए तो फिजिकल फैक्टर्स देखेंगे, क्लाइमेटली देखें, सोइल के टाइप के बेस पे देखें तो हम देखेंगे कि अलग अलग उसका यूज़ किया जाता है. देखिए, द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.248 मिलियन स्क्वायर मीटर. लैंड यूज डेटा हाउएवर इज द अवेलेबल only for 93% of the total geographical area, because the land use reporting most of the northeast state except Assam has been done fully. Moreover, some area of Jammu and Kashmir occupied by the Pakistan, China have also not been served. हमारे पास 3,28,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो ज़मीन है उसमें 93% जो है वो टोटल जोग्राफिकल एरिया, क्योंकि 7% के आसपास जो बताए गए रीजन्स हैं उनकी वजह से ये नहीं हो पा रहा इनका यूज़. द लैंड अंडर द प्रेग्नेंट प्रेशर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज. हाउ आर वी एबल टू फीड आवर हग कैटल पॉपुलेशन ऑन द pasture land and what are the consequences of it? Most of other than the current flow lands are either a poor quality or cost of cultivation. हम देखेंगे कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में अगर हम सीधी तरीके से समझना चाहें तो जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसमें फर्टाइल लैंड को अगर अपन देखें, उसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया को हम देखें तो बहुत कम मात्रा में उसको वो हमारे हिस्से में आती है. Hence the land or cultivation one more twice about the 2-3 year is these are included in the sown area. NSA in the India comes to about the 54% of the total reporting area. The pattern net sown area varies greatly from the state of another. It is over 80% of total area in Punjab, Haryana and less than 10% in अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार आइलैंड. अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, फर्टाइल लैंड की बात करें, जो कल्टीवेशन के लैंड की बात करें तो मैक्सिमम एरिया जो है आपने देखा हो पंजाब और हरियाणा में खेती बाड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है. और फॉरेस्ट एरिया देखें या फिर माउंटेन एरिया में देखें तो वहाँ पे कंपैरेटिवली जो प्लेन एरिया है वैसी के एग्रीकल्चर क्रॉप्स वहाँ पे नहीं होती है. वहाँ मान लो टी के जो बगान, चाय पत्ती के जो बगान से वो वहाँ पे कल्टीवेशन वहाँ पे होता है. फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया.
as it was the outlined in the National Forest Policy 1952. National Forest Policy कौन सी है? 1952. It was considered essential for the maintenance of the ecological balance, the livelihood of millions of people who live on the fringes of this forest land. Upon a part of the land termed a wasteland and the land put other non-agriculture use. Wasteland include a rocky, arid and desert area, and land put of the other non-agriculture use include settlement, roads, railways, industries, continued use of land over a long period of time without the taking appropriate measure of conserve and manage it. It has resulted the land degradation. This is turn has the serious repercussion on society and the environment. अगर इस चीज़ को आप समझें कि जो भी लैंड है उसका नॉन एग्रीकल्चर यूज़, यानी कि जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती वो भी बहुत सारी खाली ज़मीन पड़ी है. उसके अलावा रोड्स, जो रेलवे का एरिया है, जो इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए हमने ज़मीनें दे रखी है, वो बहुत सारी ज़मीनें जो है हमारा कल्टीवेशन के अगर अपन रेशो में देखें, परसेंटेज में देखें, तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके कंपैरिजन में इन काम में हमारी ज़मीन ज़्यादा आती है. लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि हम जो ज़मीन है उसका यूज़, हम डिपेंड किस पे है हमारी पूरी लाइफ? लैंड पे. कहीं न कहीं किसी न किसी वे में हम डिपेंडेंट है लैंड पे. एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है तो लैंड भी एक पार्ट है, तो हम लैंड पे डिपेंडेंट हैं. तो लैंड का जब हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो वो उस लैंड के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या करता है, फेरबदल करता है. और उसका जो होता डिग्रेडेशन मतलब हो गया उसमें खुद मतलब खनन कमी कर देना, उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें कमी कर देना. साथ ही साथ जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एरिया है, मान लो एक प्लेन एरिया है जहाँ पे मिट्टी बहुत अच्छी है, अगर उस मिट्टी का यूज़ हमने ईंटों बनाने के लिए करा और वहाँ से हमने मिट्टी उठा ली और ले जाके उसकी ईंटें बना ली, तो यहाँ एक क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा. बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, या तो पानी भरने लग जाएगा या फिर यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा. और आपको पता है कि अगर वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, नेचुरल लेवल पे हम देखें तो अलग अलग लेयर से, जो अर्थ की लेयर्स है उनमें प्योरीफाई होके वाटर क्या होता है, इनलैंड होता है, मतलब ज़मीन में जाता है. तो अगर यहाँ से इस तरह का हो गया तो जो वाटर की जो प्योरिटी है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा. इसलिए वाटर पोल्यूशन को भी ये बढ़ावा देता है. और ये होता क्यों है, ह्यूमन एक्टिविटी. कौन कौन सी एक्टिविटी, माइनिंग हो गया, ठीक है, और ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, जंगलों को काट के हम उसका रेजिडेंस यूज़ में ले लेते हैं. इस वजह से भी कई बार क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है. माइनिंग साइट्स की वजह से, माइनिंग में आप देखोगे झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ वाला, उड़ीसा वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या है, माइनिंग ज़्यादा है, कोल माइंस ज़्यादा है. तो वो जो एरिया है, पूरी ज़मीनें जो है वहाँ का जो पूरी ज़मीन जो है उसका जो स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होती है. और दूसरे इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग इन वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द लैंड. अगर राजस्थान और गुजरात और यहाँ की बात करें तो ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा वो जंगलों की कटाई करना, ज़्यादा जो ज़मीन है उसके ऊपर जो घास वगैरह है उसको ओवर ग्रेजिंग मतलब किसी भी तरीके से जंगलों को काट लेना, उस जो नेचुरली जो पेड़ पौधे हैं उनका यूज़ करके उसको ख़त्म कर देना. इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड ओवर इरीगेशन ऑफ इट्स. और ये इन एरिया में देखें तो क्या है, ओवर इरीगेशन है. एक ही खेत में 5 बार, 4 बार, 3 बार और 2 बार अगर फसल की जा रही है तो जो फर्टिलिटी है उस ज़मीन की वो क्या हो रही है, कम तो हो ही रही है. द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्रेजिंग वगैरह, देखिए लाइमस्टोन वगैरह का एरिया जो है एटमॉस्फेयर पे क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है. ये देखिए सॉइल का आपको लेयर दे रखी है, ये टॉप सॉइल्स, सब सॉइल्स, सबस्टम्प्स, वेदर परसेंटेज, और ये अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक्स. ये देखिए, सॉरी,
सॉइल के बारे में आप देख लेते हैं, सॉइल क्या है। सॉइल एज ए रिसोर्स है। सॉइल भी हमारे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के हैं, जैसे अपन ने अभी स्ट्रक्चर में देखा, ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इसको भी हम बहुत ही अलग अलग तरीके से जो होगा लिविंग जो सिस्टम है हमारा उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल का भी। पहले सॉइल के हम देख लेते हैं सॉइल कितने प्रकार की होती है, सॉइल के टाइप। पहला है क्लासिफिकेशन, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है, जो नॉर्थ पार्ट है, जो नॉर्थन प्लेन के आसपास के, जो गंगा नदी वगैरह के आसपास का जो एरिया है, जो नदियों की पानी के साथ नदी जो मिट्टी लेके आती है, वो कहते हैं एलुवियल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी। ब्रह्मपुत्र, गंगा, हिमालय रिवर की तरफ जो भी एरिया है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर जो भी मिट्टी लेके आती है और इनसे जो प्लेन बनता है, वो प्लेन में जो मिट्टी होती है वो होती है एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल भी जो है वो दो तरह की हो गई। अगर पुरानी एलुवियल सॉइल है तो उसे बोलेंगे बांगर, और नई एलुवियल सॉइल है तो उसे बोलेंगे खादर। पुरानी जो भी एलुवियल सॉइल है उसे बोलते हैं बांगर और नई को बोलते हैं खादर। एलुवियल सॉइल इज ए होल वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। वहाँ पे खेती वगैरह, गेहूँ वगैरह खेती, गन्ने की खेती, ये ज़्यादा इसी एरिया में होती है। फिर है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन वगैरह जो उगाते हैं अपन, उसके काम आती है, ब्लैक कलर में होती है और कॉटन के कल्टीवेशन के लिए काम, एग्रीकल्चर के लिए काम में आती है। एमपी वगैरह मालवा का जो एरिया है वो आगे हम उसमें मैप में देखेंगे। वीडियो क्या बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एक लाइन को पढ़ने से, और फिर स्टूडेंट्स इतना लॉन्ग वीडियो देखते भी नहीं हैं। हाँ, ये देखिए इंडिया के मैप में हम देखें तो अगर फॉरेस्ट वाली देखेंगे, फॉरेस्ट वाली, तो ये फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट और माउंटेन, साथ ही साथ एलुवियल जो कहाँ, ये मैंने बताया था गंगा के आसपास का एरिया एलुवियल। और रेड और येलो देखो आप, ब्लैक सॉइल देखो एमपी वगैरह में दिख रही है आपको। लेटरेट सॉइल जो है, लेटरेट थोड़ी सी राजस्थान में दिख रही है, और एरिड यानी सूखी या शुष्क मिट्टी राजस्थान के जैसलमेर वाला एरिया में आपको दिख रही है। देखिए रेड और येलो सॉइल जो होती है ये क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टलाइन मतलब थोड़ी सी इसमें दानेदार होते हैं। इग्नीशियस रॉक्स की जो बनी होती है, जो चट्टानें होती है, लावे से जो बनी चट्टानें होती है, वहाँ पे उनसे ये मिट्टी बनती है। लेटरेट सॉइल, लेटरेट सॉइल ये लैटिन वर्ड से बना है। लेटर मतलब होता है ब्रिक्स। दिस लेटरेट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल, सबट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड द अल्टरनेट रेट ऑफ ड्राई सीजन। जो सूखा एरिया होता है वहाँ पे इस तरह। और ये देखिए एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल कैसी होती है, जो जंगलों में होती है। अब देखेंगे सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन दोनों में। सॉइल इरोजन का मतलब हो गया, देखिए बारिश होती है, ओवर ग्रेजिंग होगी, माइनिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, तो मिट्टी क्या होगी, वहाँ से कट के जाएगी ही जाएगी। मिट्टी जो होगी उसका यूज़ करेंगे तो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है वो भी गड़बड़ होगा। ये देखिए पानी के साथ मिट्टी जा रही है, ये देखिए वैली इरोजन बोलते हैं इसको। एक एक लाइन को क्या है डिफाइन करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। बुक के एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इस कंटेंट को पीपीटी फाइल में समझा दिया जाएगा ताकि अच्छा रहेगा, थोड़ा बेनिफिट रहेगा। तो टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन जो है, कंजर्वेशन जो, सॉइल का भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा ताकि हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, प्रोहिबिटेड करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो।
थोड़ा जल्दी इसलिए कराया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, बुक का कंटेंट आपके पास होता है, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वही समझाने की कोशिश की गई है। और नेक्स्ट जो भी लेसन होंगे, नेक्स्ट जो भी वीडियोस होंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो पीपीटी फाइल्स है उसके थ्रू आपको डायग्रामिकली अच्छे से समझा दिया जाए। थैंक यू गाइस।